5 अगस्त का एजेंडा यही था कि आप कश्मीरियों से दस्तखत करके लाओ कि 370 नहीं चाहिए, स्टेटहुड चाहिए। इसलिए स्टेट की कैंपेनिंग उन्होंने शुरू की थी। यस, वही तो एजेंडा 5 अगस्त का क्या था सर? बहुत बड़ी चीज बोल रहे हैं। 5 अगस्त का एजेंडा क्या था हमारा? 370 को खत्म कर दिया है, अब स्टेट के से सिग्नेचर लाओ कि अब हमें स्टेटहुड ही चाहिए। यही अब्दुल्ला तो ठीक कह रहे हैं ना, यही हमारा एजेंडा था सर, यही मोदी जी बीजेपी का एजेंडा था उमर अब्दुल्ला का। नेचुरली। अब मुझे आप बताइए, 5 अगस्त का एजेंडा हमारा था कश्मीरी से सिग्नेचर करके लाओ आप उमर अब्दुल्ला साहब को। उमर अब्दुल्ला साहब ने 15 अगस्त की स्पीच में भी कहा कि मैं घर घर जाके सिग्नेचर कराऊंगा, और मैं भी साथ चलने को तैयार था। हर कश्मीरी को ये समझ आया कि सिग्नेचर क्यों करवाना था? स्टेटहुड ही मिलेगा, 370 नहीं मिलेगा। और हम स्टेटहुड के साथ ही खुश हैं, हमें 370 नहीं चाहिए। यस, स्टेटहुड ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मतलब तो बीजेपी और उमर अब्दुल्ला तो एक ही लाइन पे है ना। इस पे तो हम एक पेज पे हैं, लेकिन वो चल नहीं रहे हैं। अब उन्होंने कमिटमेंट कर दी, जैसे उन्होंने 300 आपने ये बात आज से पहले क्यों नहीं रिवील की? मैंने कहा 1-2 बार, शायद कहीं आया नहीं, बट मैंने कहा कि मैं स्वागत करता हूं उमर अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट का, और मैं साथ चलने को तैयार हूं, और हर कश्मीरी को सिग्नेचर करवाएंगे। तो भूल जाओ अब 370, अब स्टेटहुड ही है, यही हमारा एजेंडा है, वो हम देंगे। सर, जम्मू कश्मीर के असेंबली में राज्यसभा के इलेक्शंस में क्या हुआ सर? 4 वोट कैसे मैनेज किए? 3 लोगों ने कैसे वोट रिजेक्ट किए? सर, कैसे खरीद लिया सारा सिस्टम सर? सच बता दें सर, आज तो बताना पड़ेगा सर, और इस इंटरव्यू में आप बताएंगे सर कितने में बोली लगी थी, कितने में खरीदा एक एक बंदे को, और क्या हुआ, बताएं सर। आमिर भाई, ये तो अब हिस्ट्री हो गई, हम तो फ्यूचर के लिए नया प्रोग्राम सोच रहे हैं। मैं कहता हूँ कि 20% एट ए टाइम पावर टैरिफ बढ़ाना, ये क्या कर रहे हो उमर अब्दुल्ला साहब? आप तो 200% बिजली देने की बात कर रहे थे, वो तो छोड़ दीजिए। एलजी साहब को बोलो ना सर कि ऑर्डर कैंसिल करवा दो, ये प्रपोजल कैंसिल करवा दो। लीडर ऑफ अपोजिशन आप हैं, एलजी साहब से तो आप ही नहीं, ये कैंसिल करवाना पड़ेगा। हम सिर्फ एलजी साहब पे निर्भर थोड़ी, हम सड़कों में आएंगे। अच्छा। अगर हाँ, मतलब बीजेपी सड़क पे आएगी? यस, नो डाउट, लोगों की आवाज है, हमें लोगों ने मैंडेट दिया विपक्ष का, हमें लोगों ने आवाज। 20% इजाफा होता है तो एलओपी साहब सड़कों पे, बीजेपी सड़कों पे आएगी, एलओपी सड़कों पे आएगा। किसी भी कीमत पे हम उमर अब्दुल्ला साहब को ये करने नहीं देंगे। इस प्रकार का अगर लोगों के साथ वो मुसीबत में लोगों को डालेगा, हम किस लिए? हम क्या घर में बैठने के लिए? सर, एक सवाल बड़ा अहम तरीन यह है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर केएस एस्पिरेंट्स ने मुझे स्पेशली कहा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी के पास जा रहे हैं तो उनसे सवाल करें। इम्तिहान को कुछ ही दिन बचे हैं, एनसी के मैनिफेस्टो में था कि एज रिलैक्सेशन होगी जो हमारे केएस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, तो अभी तक एज रिलैक्सेशन पे कोई भी जो है वो सुनवाई नहीं हुई, ना ही किसी तरीके का कोई फैसला लिया है। वक्त बहुत कम बचा है, ये जिम्मेवारी भी अब आप के कंधों पे है बतौर एक लीडर ऑफ अपोजिशन। निभाना चाहेंगे आप, बात करेंगे? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम ने जो गिलानी पे स्ट्राइक किया था पीएसए लगा के, वो बड़ा ज़बरदस्त स्ट्राइक था, और एक मैसेज दिया था गिलानी को भी, उसके साथियों को भी, कश्मीर को भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी कीमत पे हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मैं आज कहना चाहूँगा उमर अब्दुल्ला साहब को, वो पीएसए जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने लाया था, वो तो लेगेसी है आपकी, उसे क्यों आप हटाना चाहते हैं? हम तो स्वागत कर रहे हैं उसका, हम तो वेलकम करते हैं। वेलकम कर रहे हैं। यस, पीएसए का वेलकम करते हैं। पीएससी अच्छी बात, पीएसए अच्छी बात। अगर आपने गिलानी पे लगाया तो हमारी सरकार ने भी कुछ पत्थरबाजों पे लगाया। अच्छा, ये सच है कि आप उमर अब्दुल्ला को काम नहीं करने देते हैं, दिल्ली उमर अब्दुल्ला को काम नहीं करने देती है, बीजेपी उमर अब्दुल्ला को काम नहीं करने देती है, इसमें कोई सच है ईमानदारी से? झूठ, ढोंग, सिर्फ ढोंग है ये। झूठ, इसमें कोई फंड इनके पास है, फंड्स खूब फंड है, एक्स्ट्रा फंड, अच्छा खासा 5,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दिया था। बजट से एक्स्ट्रा 5,000 करोड़ रुपया दिया था। 1,000 करोड़ से ज्यादा पीएमजीएसवाई की सड़कें दी। कि इनके पास आमिर भाई देने को कुछ नहीं है। लोग बिजली पानी मांगेंगे, ये कहते हैं आपको बीजेपी से खतरा, आपको मरकज से खतरा है। लोग बिजली, ये सड़क, स्कूल मांगेंगे, ये बोलते हैं आपको मरकज से खतरा है, बीजेपी से खतरा है। लोग अस्पताल मांगेंगे, ये बोलेंगे बिजली, ये बीजेपी से खतरा है, मरकज से खतरा है। ये माहौल तैयार करके ये यहाँ पे वोट लेते हैं और एक सियासी जमीन अपनी तैयार करते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब एक बदला ले रहे हैं। बडगाम में जो उनने हार खाई, उनको बहुत गुस्सा है। अब बडगाम के लोगों को वो बदला लेते तो अलग बात है, अब जम्मू कश्मीर के लोगों को बडगाम की हार का बदला ले रहे हैं। ये सच्चाई है। उसी दिन उन्होंने तय किया होगा शाम को, देखो मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना उस दिन ताली बजाई और बडगाम में एनसी हारी। तो बडगाम के लोगों को बदला लेते लेते वो जम्मू कश्मीर के गरीब को भी बदला ले रहा है। जम्मू कश्मीर के 3 नेताओं में से एक ऐसा नेता जिसको आप पसंद करते हैं,
ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं, लेकिन करते हैं। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, आगा रुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, इन चारों में से किसको? थोड़ा सा आज़ाद साहब। आज़ाद साहब, इसलिए आज़ाद साहब का कहते हैं कि बीजेपी के करीब है। पहली चीज़ निकल गई। वेरी गुड सर, बस ये अब आप कुछ भी कहेंगे, वो जो जानना था वो चला गया। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सर, क्या आप लोग कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुकूमत बनाएंगे? नो एंड नेवर। सुनील जी जल्दी आ जाओ, थक गए हम। 4 वोट कैसे मैनेज किए हैं, ये सवाल करना है। सुनील शर्मा जी कभी भी आ सकते हैं दोस्तों। बनी हुई है, बस ले और चाय का बड़ा मन कर रहा है। तब तक सुनील शर्मा जी भी आ जाएंगे चाय, तब तक हम स्नैप पे दोस्तों को स्नैप भेज देते हैं, थोड़ी सी अपने दोस्त यारों को स्नैप भेज देते हैं, सुनील शर्मा जी के चाहने वालों को भी। सुनील जी जल्दी आ जाओ, थक गए हम। 4 वोट कैसे मैनेज किए हैं, ये सवाल करना है। सुनील शर्मा जी कभी भी आ सकते हैं दोस्तों। सो वेल, सुनील शर्मा जी का एक लंबे इंतजार के बाद हमारे साथ मुलाकात। वेलकम सर, कैसे हैं आप? आमिर भाई कैसे हैं? आप ठीक हैं सर? बहुत अच्छा। आप सर तशरीफ रखें। इस बारी सर आपने धमाकेदार जो कारनामा असेंबली में किया है, उस चीज को लेकर कई सारे अहम तरीन सवाल होंगे। सबसे पहले ये बताएं सर, सेहत का क्या हाल है? सेहत ठीक है, ऊपर वाले का मेहरबानी है और ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनने के बाद सेहत ठीक है ना? और ज्यादा सेहत ठीक हो गई। सर जम्मू कश्मीर के असेंबली में राज्यसभा के इलेक्शंस में क्या हुआ सर? 4 वोट कैसे मैनेज किए? 3 लोगों ने कैसे वोट रिजेक्ट किए? सर कैसे खरीद लिया सारा सिस्टम सर? सच बता दें सर, आज तो बताना पड़ेगा सर, और इस इंटरव्यू में आप बताएंगे सर कितने में बोली लगी थी, कितने में खरीदा एक एक बंदे को, और क्या हुआ बताएं सर। आमिर भाई ये तो अब हिस्ट्री हो गई, हम तो फ्यूचर के लिए नया प्रोग्राम सोच रहे हैं। जो बीत गया उस पे डिस्कस क्या करना है, आप फ्यूचर पे कहो कि फ्यूचर क्या करना है। जहां तक आप बात कर रहे हैं खरीदने की, ऐसी बात नहीं है, खरीदने की बात बोली तो लगी है सर। ये सर उन एमएलएज पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पे बड़ा क्वेश्चन होगा। और सर ये तो नहीं ना पता वो कौन है। जो भी है, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी आप जानते हैं? क्वेश्चनेबल बना रहे हैं सर। आप उनको जानते हैं? मैं नहीं जानता। जानते हैं सर? मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आमिर भाई के माध्यम से। दुनिया देखती है आपको, और आपने हालांकि उस पर 2-3 बार बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन भी की है, लेकिन मैं पहली बार उसके बाद आपसे मिला हूँ। मैं आपके माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें वोट दिया और जिन्होंने रिजेक्ट करके भी ये लगभग तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी जीते। उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। लेकिन अब ये हिस्ट्री हो गई, अब तो 1 महीना चला गया। सर उन लोगों की मजबूरी थी या उन लोगों ने अपनी खुशी से किया? आमिर भाई कुछ बातें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। मजबूरी में कोई एमएलए वोट नहीं देता है। कोई किसी को कोई मजबूरी नहीं थी। और जिस प्रकार से यहाँ पे एक घुटन जैसी हो रही है सरकार में, आम लोगों को तो है ही, जो झूठ, जो विश्वासघात, जो अन्याय, जो इनजस्टिस आम जनता के साथ हो रहा है, वो तो है ही। लेकिन जो एमएलएज हैं सर, चाहे सरकार में हैं, सरकार के अलायंस में हैं, साथ हैं, वो भी कहीं न कहीं बहुत परेशान हैं, बहुत तंग हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वादे, बहुत बड़े बड़े दावे करके वो लोग ऐवान में आए थे। लेकिन उमर साहब की जो वर्किंग स्टाइल है, कहीं न कहीं वो घुटन महसूस कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो परेशान हैं। और जिस वजह से उन्होंने एक आशा की किरण नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी में देखी, और कम से कम एक छोटा सा झटका उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को दिया कि भाई इससे बाहर आओ जो आप कर रहे हो। तो सर उमर साहब यहाँ से दिल्ली जाते हैं, वापस आते हैं, वो थोड़े बदले बदले से लगते हैं सर। वापस आकर ऐसा बयान देते हैं, पब्लिक उनके पीछे पड़ जाती है। जिसको भी दिल्ली की हवा लगी वो ना फिर यहाँ का रहा ना वहाँ का। अब आगा रुल्ला पे भी यही सवाल किया जाता है कि जब से आगा रुल्ला साहब का दिल्ली में आना जाना रहा, तब से आगा रुल्ला साहब भी थोड़े अलग से लग रहे हैं, थोड़े बदले बदले से लग रहे हैं। तो क्या दिल्ली के अंदर ऐसा है कि जो भी दिल्ली के साथ जुड़ता है उससे अपनी तबीयत बदलनी पड़ती है? नहीं, वो सच्चाई है। जब वो दिल्ली जाते हैं वो सच्चाई है, वो ट्रुथ है। बदकिस्मती ये है कि ये यहाँ के आके झूठ बोलते हैं। जब यहाँ पे आ जाते हैं तब ये झूठ बोलते हैं।
तब मरकज के खिलाफ एक माहौल पैदा करते हैं ये, क्योंकि इनके पास आमिर भाई देने को कुछ नहीं है। लोग बिजली पानी मांगेंगे, ये कहते हैं आपको बीजेपी से खतरा, आपको मरकज से खतरा है। लोग बिजली ये सड़क स्कूल मांगेंगे, ये बोलते हैं आपको मरकज से खतरा है, बीजेपी से खतरा है। लोग अस्पताल मांगेंगे, ये बोलेंगे बिजली ये बीजेपी से खतरा है, मरकज से खतरा है। ये माहौल तैयार करके ये यहाँ पे वोट लेते हैं और एक सियासी जमीन अपनी तैयार करते हैं। अब जब दिल्ली जाते हैं वहां सच्चाई है, इनको जाना है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के पास, ऑनरेबल होम मिनिस्टर के पास, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास, और जिस प्रकार से देश के बाकी राज्य बाकी यूनियन टेरिटरीज चलती है उसी नॉर्म में ये भी चलेगी। और वो ट्रुथ है, वो सच्चाई है। यहाँ वो झूठ जब बोलते हैं वहां से आके उनको फिर बदलना पड़ता है। इसलिए आमिर भाई और सुनील शर्मा को बदले बदले दिख रहे हैं, वो बदलना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि इनने ट्रैक एक पाथ एक मार्ग वो बना लिया है जिसपे ये कहते हैं कि हम मरकज को यहाँ पे बिल्कुल इंटरवीन नहीं करने देंगे, हम बीजेपी को किसी कीमत पे नहीं आने देंगे। अरे निर्मला सीतारमन जी भी बीजेपी की हैं, वहां पे जाना ही पड़ेगा आपको उसके दरवाजे पे। अमित शाह साहब बीजेपी के ये, वहां पे दरवाजे पे आपको जाना और वो आप जाते हैं। यहां आके इस प्रकार की जो आप हवाबाजी बनाते हैं ना, फिर आपको बदलना पड़ता है और आमिर भाई को बदले हुए दिखते हैं वो। सर ये स्टेट का क्या है सर, मतलब स्टेट कब तक मिलेगी? स्टेट पे बहुत तंग कर रहे हैं आप उमर अब्दुल्ला साहब को, वो काफी परेशान लग रहे हैं स्टेट को लेकर। अब उनसे कुछ भी मांगते हैं तो वो कहते हैं स्टेटहुड चाहिए, उसके बाद ही होगा। तो दे देना सर स्टेट उन्हें, ताकि वो काम कर पाए और लोगों के वादे पूरे कर पाए। उनसे कोई भी वादा पूरा नहीं हो पा रहा, वो कह रहे हैं स्टेट की वजह से मेरा वादा नहीं पूरा हो रहा है। नहीं, उसके लिए लोगों ने उनको वोट नहीं दिया था। स्टेटहुड के बाद तो फिर एलजी साहब जो काम कर रहे हैं वो भी तो लोगों को अच्छा लग रहा है। उनको जो वोट मिला है इस बार वो विदाउट स्टेट मिला है। उनको जो मैंडेट है वो यूनियन टेरिटरी का मैंडेट है, वो लोगों को पता है। उनको शायद भूल जाता है, क्योंकि वो अपनी बातें भूल जाते हैं, इसलिए लोग जानते हैं, लोग हर दिन याद है उनको कि स्टेटहुड नहीं है। जो वादे थे सर वो स्टेटहुड वाले वादे नहीं है। आप मुझे बताइए, बिजली के लिए 200 यूनिट के लिए स्टेटहुड कहाँ आड़े आ रहा है सर? सिलेंडर 12 कहाँ पे आड़े आ रहा है स्टेटहुड? आपको आप मुझे ये बताइए ना सर। नौकरी रोजगार कहाँ पे आड़े आ रहा है? वरना आप हमें पूछिए सर, हम आपको बताएंगे क्या फार्मूला है, किस प्रकार से बिजली दे सकते हैं, किस प्रकार से सिलेंडर दे सकते हैं विदाउट स्टेटहुड। स्टेटहुड की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं विदाउट स्टेटहुड। इन चीज़ों के लिए लोग सवाल पूछते हैं। अब उनके पास कोई इस प्रकार का मतलब जिसे कहते हैं मैकेनिज्म या काम करने की जिसे कहते हैं सलाहियत या जिसे इंटरेस्ट कहते हैं वो नहीं है, इसलिए वो गेंद जाके स्टेटहुड पे डाल देते हैं कि स्टेटहुड नहीं है। तो लोगों ने स्टेटहुड नहीं है तभी वोट दिया था, ऐसा नहीं स्टेटहुड के लिए वोट दिया था। उसके लिए इन्होंने अलग दिखाया था ख्वाब, 370 वापस लाऊंगा, 35 से वापस लाऊंगा। आएगा 370 35 से, ये सच है? कभी नहीं, ये हिस्ट्री है। अब सर मुझे नहीं लगता कि इस पे बात भी करनी। वोट तो 370 35 से एनसी ने लिए थे ना। देखिए वोट 370 और 35 से वो तो उनको एक जबरदस्ती ख्वाब दिखाया था। मतलब ये नहीं वापस आ सकता, कभी नहीं आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे सकता है। उन्होंने तो सेटल कर दिया उस केस को, पार्लियामेंट भी नहीं देगा। मुझे नहीं लगता किस प्रकार से देगा। जो सुप्रीम कोर्ट में सेटल हो गया, जो पार्लियामेंट में केस सेटल हो गया, अब लाके भी क्या करना, वो चला गया, वो एक हिस्ट्री हो गई, वो दफन हो गया सर, वो आने वाला नहीं है और उसके ख्वाब भी नहीं दिखाने चाहिए। मैं तो उमर अब्दुल्ला साहब को कह रहा था कि जो 15 अगस्त की स्पीच में आपने कहा था कि हम घर घर जाके कश्मीर के लोगों से साइन ले लेंगे, सिग्नेचर ले लेंगे कि स्टेटहुड चाहिए, मैंने उन्हें कहा था मैं भी साथ आऊँगा, बहुत अच्छा स्टेप है। यही 5 अगस्त का मौजू था। 5 अगस्त का एजेंडा यही था कि आप कश्मीरियों से दस्तखत करके लाओ कि 370 नहीं चाहिए, स्टेटहुड चाहिए। इसलिए स्टेट की कैंपेनिंग उन्होंने शुरू की थी। यस, वही तो एजेंडा 5 अगस्त का क्या था सर? बहुत बड़ी चीज बोल रहे हैं। 5 अगस्त का एजेंडा क्या था हमारा? 370 को खत्म कर दिया है, अब स्टेट के से सिग्नेचर लाओ कि अब हमें स्टेटहुड ही चाहिए। फिर यही अब्दुल्ला तो ठीक कह रहे हैं ना, यही हमारा एजेंडा था सर, यही मोदी जी बीजेपी का एजेंडा था उमर अब्दुल्ला का। नेचुरली आप बताइए, 5 अगस्त का एजेंडा हमारा था कश्मीरी से सिग्नेचर करके लाओ आप उमर अब्दुल्ला साहब को। उमर अब्दुल्ला साहब ने 15 अगस्त की स्पीच में भी कहा कि मैं घर घर जाके सिग्नेचर कराऊंगा और मैं भी साथ चलने को तैयार था। हर कश्मीरी को यह समझ आया कि सिग्नेचर क्यों करवाना था, स्टेटहुड ही मिलेगा, 370 नहीं मिलेगा। और हम स्टेटहुड के साथ ही खुश हैं, हमें 370 नहीं चाहिए। यस, स्टेटहुड ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मतलब बीजेपी और उमर अब्दुल्ला तो एक ही लाइन पे है ना। इस पे तो हम एक पेज पे हैं, लेकिन वो चल नहीं रहे हैं। अब उन्होंने कमिटमेंट कर दी, जैसे उन्होंने 300 ये आपने ये बात आज से पहले क्यों नहीं रिवील की?
मैंने कहा एक दो बार, शायद कहीं आया नहीं, बट मैंने कहा कि मैं स्वागत करता हूं उमर अब्दुल्ला साहब के स्टेटमेंट का और मैं साथ चलने को तैयार हूं और हर कश्मीरी को सिग्नेचर करवाएंगे कि भूल जाओ अब 317, स्टेट हुड ही है, यही हमारा एजेंडा है, वो हम देंगे। नहीं, आपके एजेंडे के साथ वो चल रहे हैं तो फिर मिलकर सरकार भी तो बना सकते हैं आप लोग। नहीं, सरकार हमें बनाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इन लोगों ने खासकर इस फैमिली ने बहुत जुल्म किया है कश्मीर के साथ। मैं कहता हूं कि 20% एट ए टाइम पावर टैरिफ बढ़ाना, ये क्या कर रहे हो उमर अब्दुल्ला साहब? आप तो 200% बिजली देने की बात कर रहे थे, वो तो छोड़ दीजिए। एलजी साहब को बोलो ना सर कि ऑर्डर कैंसिल करवा दो, ये प्रपोजल कैंसिल करवा दो। अल्टीमेटली लीडर ऑफ अपोजिशन आप हैं, एलजी साहब से तो आप ही नहीं, ये कैंसिल करवाना पड़ेगा। हम सिर्फ एलजी साहब पे निर्भर थोड़ी, हम सड़कों में आएंगे। अच्छा। अगर हाँ, अच्छा, मतलब बीजेपी सड़क पे आएगी? यस, नो डाउट, लोगों की आवाज है, हमें लोगों ने मैंडेट दिया विपक्ष का, हमें लोगों ने आवाज। 20% इजाफा होता है तो एलओपी साहब सड़कों पे, बीजेपी सड़कों पे आएगी, एलओपी सड़कों पे आएगा। किसी भी कीमत पे हम उमर अब्दुल्ला साहब को ये करने नहीं देंगे। इस प्रकार का अगर लोगों के साथ वो मुसीबत में लोगों को डालेगा, हम किस लिए, हम क्या घर में बैठने के लिए? उमर साहब ने आज तक, उनको आप आरटीआई देके ये रिकॉर्ड निकालो, उमर साहब ने आज तक बिजली का किराया नहीं दिया। उनको क्या पता 20% क्या होता है, 30% क्या होता है? एक गरीब को पूछो, मजदूर घर का किराया नहीं दिया? कब दिया होगा? सरकारी घर में रह रहे हैं, कभी नहीं दिया है। अपना तो वो कभी यूज करते नहीं है, उनको क्या पता 20% क्या है। उनकी आंटी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, अपनी थोड़ी दे रहे हैं। आंटी के घर में तो सब कुछ है ना। आप अपनी एग्जाम्पल दीजिए, आपने तो कभी किराया नहीं दिया है। आप नॉर्मल आंटी की बात करें, जो गरीब आंटी है, उसके घर की हालत आप देखें, 20% आप इजाफा कर रहे हैं, मतलब 1000 रुपए पे आप 200 रुपए बढ़ा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है उमर अब्दुल्ला साहब? मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों। एक आमिर भाई, एक बहुत बड़ी बात मैं कहूंगा, पता नहीं इस बात को लोग स्वीकार करेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब एक बदला ले रहे हैं। बडगाम में जो उनने हार खाई, उनको बहुत गुस्सा है। अब बडगाम के लोगों को वो बदला लेते तो अलग बात है, अब जम्मू कश्मीर के लोगों को बडगाम की हार का बदला ले रहे हैं। ये सच्चाई है। उसी दिन उन्होंने तय किया होगा शाम को, देखो मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना उस दिन ताली बजाई, यार बडगाम में एनसी हारी। तो बडगाम के लोगों को बदला लेते लेते वो जम्मू कश्मीर के गरीब को भी बदला ले रहा है कि बडगाम में हारा, मैं छोड़ूंगा नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को, मैं 20% टैरिफ बढ़ाऊंगा, और भी पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन बीजेपी विपक्ष में है, अपोजिशन में है। आमिर भाई, किसी भी कीमत पे हम ये लगने नहीं देंगे। सर एक सवाल बड़ा अहम तरीन यह है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर केएस एस्पिरेंट्स ने मुझे स्पेशली कहा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी के पास जा रहे हैं तो उनसे सवाल करें। इम्तिहान को कुछ ही दिन बचे हैं, एनसी के मैनिफेस्टो में था कि एज रिलैक्सेशन होगी जो हमारे केएस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। तो अभी तक एज रिलैक्सेशन पे कोई भी जो है वो सुनवाई नहीं हुई, ना ही किसी तरीके का कोई फैसला लिया है। वक्त बहुत कम बचा है, ये जिम्मेवारी भी अब आप के कंधों पे है बतौर एक लीडर ऑफ अपोजिशन। निभाना चाहेंगे आप, बात करेंगे? इसमें कोई शक नहीं। हालांकि जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, प्रोबेशन सब इंस्पेक्टर्स, उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन की बात की थी, और मुझे तब ऑनरेबल एलजी महोदय ने ये विश्वास भी दिलाया था कि अभी शायद कुछ वैकेंसीज आई हैं पुलिस में, उसमें एज रिलैक्सेशन देके नई भर्तियां करेंगे। वो मुझे विश्वास भी दिलाया, और मुझे उम्मीद भी है कि बहुत जल्दी वो सब इंस्पेक्टर्स की करेंगे। जहां तक आप केस की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली एनसी ने भी कहा था, हम भी कहते हैं। अब चूंकि हमारे हाथ में तो चीज़ें नहीं हैं, हम तो विपक्ष हैं, लेकिन केस के लोगों को भी मैं आमिर भाई के माध्यम से, तकशीन के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपकी आवाज़ भी हम बनेंगे। चाहे एलजी महोदय है, चाहे सरकार है, चाहे असेंबली है, हम इस आवाज़ को उठाएंगे और डेफिनेटली कहीं न कहीं पाई तकमील तक पहुँचाएंगे। सर, डिप्टी सीएम साहब को आपसे इंतहाई बड़ी मोहब्बत है, मैं उनके जो बयान सुनता हूँ। ये आप दोनों के बीच में सर, ये मोहब्बत की शुरुआत कहाँ से हुई है और इतनी मोहब्बत क्यों आप दोनों के बीच में? हर तकरीर में, हर जगह में वो आपको याद करते हैं, मतलब ऐसा क्या है, क्या वजह है? आपको भी हंसी आती है, मतलब उमर साहब आपको बहुत कम याद करते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम सुबह शाम अपने ब्रेकफास्ट, अपने लंच, अपने डिनर में हमेशा आपको याद करते हैं। कारण क्या है? देखिए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, एक जर्नलिज्म में हैं, तो आपका कोई लक्ष्य है, आपका कोई उद्देश्य है। हम पार्टी में, हम एक लक्ष्य और एक उद्देश्य से चल रहे हैं, विचारधारा से चल रहे हैं, आइडियोलॉजी से चल रहे हैं। जिस व्यक्ति की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, 6 महीने इस आइडियोलॉजी में जंप करके उस आइडियोलॉजी में जंप करके उस आइडियोलॉजी में, तो वो लोग नौकरी करते हैं। जब आका पर कोई स्ट्राइक होती है, उनके आका उमर साहब है,
तो मैं जब आका पे हमला करता हूं तो उनको मजबूरन सामने आना पड़ता है। सर चूंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है, लास्ट के 1-2 सवाल हैं। महराज मलिक का हाल चाल पूछा सर आपने, कैसे हैं वो, कहाँ हैं? क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है, ऑब्वियसली वो भी अब अपोजिशन ही का पार्ट है, आप ही लोगों के साथ हैं। राज्यसभा के बाद से तो ज़्यादा सुना जा रहा है कि वो आप लोगों के काफ़ी करीब हैं, यानी कि वो भी एक अपना अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं, जेल के अंदर से बैठे हुए। हाल चाल पूछा, क्या हाल है उनका, क्या कब रिहाई होगी, क्योंकि आपका फर्ज भी बनता है ना। देखिए ये जो अपोजिशन नहीं कहूँगा, ये जो रूलिंग पार्टी है जो असेंबली में सिर्फ फोटो लेके स्कोर्स लेना चाहते थे, उनको ये भी नहीं पता कि महराज मलिक कहाँ रहता है, उसका परिवार किस हालात में। लेकिन मैंने ज़रूर उनके वालिदैन से बात की, उसके भाई से बात की, सैफुद्दीन से, जब उसको जेल भेजा गया था। और मैंने ज़रूर कहा कि भाई मेरे लायक कोई आपको हुक्म हो ज़रूर बताइएगा। वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, कानून की जद में है, वो कानून अपना काम करेगा। और कोर्ट है, कोर्ट में उसकी हेल्प जो करना चाहे कर सकता है। लेकिन उसके परिवार का, उसके बच्चे बच्चियां हैं, बाप है, बुजुर्ग है, गरीब लोग हैं। मैंने कहा किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए मैं करूंगा। तो जहां तक इसको पूछने की बात है, मुझे लगता है कि मेरे अलावा किसी और ने नहीं पूछा होगा। मैं ही एक व्यक्ति हूं जो उसके बाप से भी पूछा, उसके भाई से भी पूछा, उसके परिवार के संपर्क में, हाँ पिछले 1-1.5 महीने से नहीं, लेकिन शुरू में जो ही उसका अरेस्ट हुआ था, मैंने खुद यहीं से बात की थी उनके परिवार के साथ कि कोई आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए मैं करूंगा। सर ये बात बड़ी अच्छी कही, मुझे बात भूल जाएगी सर। महराज मलिक पे पीएसए लगा, उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि हम जब इक्तदार में आएंगे तो पीएसए को रिवोक कर देंगे, रिपील कर देंगे। आपको लगता है पीएसए जैसा काला कानून उमर अब्दुल्ला की सरकार हटा सकती है जम्मू कश्मीर में से, स्टेट के बिना, या स्टेट मिल भी जाए तब भी? देखिए पीएसए, मैं कहूँगा पीएसए ने काफ़ी हद तक अच्छा काम भी किया है जम्मू कश्मीर में। आज अगर यहाँ पे पत्थरबाजी नहीं हो रही है, आज अलगाववाद नहीं है, तो पीएसए ने बहुत बड़ा रोल किया। मतलब पीएसए का क्रेडिट आप उमर अब्दुल्ला को देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जब इस पीएसए को लाया था उमर अब्दुल्ला साहब के दादा मोहतरम ने, हाँ। मुझे लगता है तब सेपरेटिस्ट लीडर गिलानी को अरेस्ट करके ये लगाया था, हाँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, इसीलिए पीएसए बनाया गया था, हाँ। इन सेपरेटिस्ट्स को दबाने के लिए। और इसकी शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने की थी, शायद 1979 में, हाँ। जो मुझे याद है। उसका हम खैर मकदम करते हैं, हाँ। कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम ने जो गिलानी पे स्ट्राइक किया था पीएसए लगा के, हाँ। वो बड़ा जबरदस्त स्ट्राइक था और एक मैसेज दिया था गिलानी को भी, उसके साथियों को भी, कश्मीर को भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी कीमत पे हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मैं आज कहना चाहूँगा उमर अब्दुल्ला साहब को, वो पीएसए जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने लाया था, वो तो लेगेसी है आपकी, उसे क्यों आप हटाना चाहते हैं? हम तो स्वागत कर रहे हैं उसका, हम तो वेलकम करते हैं, वेलकम कर रहे हैं। यस, पीएसए का वेलकम करते हैं। पीएसए अच्छी बात। अगर आपने गिलानी पे लगाया तो हमारी सरकार ने भी कुछ पत्थरबाजों पे लगाया, तो सेम ही है। तो अब हटाना क्यों चाहते हैं आप? ये तो आपने लाया है और इसे रखें, इसे ना हटाएं। और ये आपके दादा मोहतरम की एक देन है जम्मू कश्मीर को, यहाँ पे। हाँ सर, एक रैपिड फायर होगा, 10 सवाल पूछूंगा, यस नो में जवाब देना है। चूज वन ऑप्शन, 2 नहीं करना है सर, घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट पॉइंट पे बात करनी है। पहला सवाल सर मेरा आपसे ये रहेगा, जम्मू कश्मीर के 3 नेताओं में से एक ऐसा नेता जिसको आप पसंद करते हैं, ज्यादा करते हैं, कम करते हैं, लेकिन करते हैं। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, आगा रुल्ला, गुलाम नबी आजाद, इन चारों में से किसको? थोड़ा सा आजाद साहब। आजाद साहब, इसलिए आजाद साहब का कहते हैं कि बीजेपी के करीब है। पहली चीज निकल गई, वेरी गुड सर। बस ये, अब आप कुछ भी कहेंगे, वो जो जानना था वो चला गया। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सर, क्या आप लोग कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुकूमत बनाएंगे? नो एंड नेवर। अगर कभी आगा रुल्ला साहब और मतलब उनकी अगर कोई पार्टी आए, कोई नया पॉलिटिकल फ्रंट आए, तो क्या बीजेपी उसके लिए सोच सकती है? नहीं, इसी वक्त इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट न्यू फ्रंट। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त उस पर कोई बात करनी चाहिए। सर, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर से ये पीएसए का कानून हटाया जा सकता है, या इसको उमर अब्दुल्ला की सरकार हटाने की कोशिश करेगी? नहीं, कभी नहीं। नहीं सर, जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे महकमों में इतनी वैकेंसीज हैं, रिक्रूटमेंट्स क्यों नहीं हो रही हैं? ये नालायकी सरकार की है, उमर अब्दुल्ला सरकार की नालायकी। स्टेट इसके लिए होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं स्टेट होना। सुनील शर्मा जी
इस पूरी सियासत में सबसे बेहतरीन दोस्त आपका कौन सा है, चाहे वो बीजेपी से, एनसी से, कांग्रेस से, पीडीपी से, जो वन ऑफ द हम ये कहेंगे कि बड़ा बेहतरीन दोस्त है? सियासत में दोस्त मेरा कोई नहीं सर कोई एक तो होगा। कोई भी नहीं, एक भी नहीं। अच्छा, सियासत मीन्स नो दोस्ती, सियासत मीन्स नो दोस्ती, नो दोस्ती, मतलब सियासत के बाहर प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, फुली नो प्रोफेशनल, दोस्ती, नो। मतलब चाय भी नहीं पीनी उनके साथ? नहीं, चाय पीनी अलग चीज है मगर दोस्ती नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक आखिरी सवाल, आपके दोस्त रविंद्र राणा जी, लास्ट टाइम तक हम सुन रहे थे कि वो राज्यसभा के एमपी बनने जा रहे हैं। सुबह में उठा नींद से तो मैंने देखा कि ऑर्डर में सत शर्मा जी का नाम था। तो रविंद्र राणा जी के साथ इतनी बड़ी बेवफाई क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, बेवफाई तो मैं नहीं कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का यही एक जिसे कहेंगे जादू है। किसी को नहीं पता था कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी होंगी, किसी को नहीं पता था कि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी होंगे, किसी को नहीं पता था कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। सरकार गिर सकती है सर अगले एक साल के अंदर, यस और नो? अब सिर्फ यस और नो नहीं कहूँगा, सरकार खुद अपने कर्मों से गिर सकती है, गिर सकती है। अच्छा, ये सच है कि आप उमर अब्दुल्ला को काम नहीं करने देते हैं, दिल्ली उमर अब्दुल्ला को काम नहीं करने देती है, बीजेपी उमर अब्दुल्ला को काम नहीं करने देती है, इसमें कोई सच है ईमानदारी से? झूठ, ढोंग, सिर्फ ढोंग है ये, झूठ। इसमें कोई फंड इनके पास है, फंड्स खूब फंड है, एक्स्ट्रा फंड, अच्छा खासा 5,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दिया था। अच्छा। बजट से एक्स्ट्रा 5,000 करोड़ रुपया दिया था। 1,000 करोड़ से ज्यादा पीएमजीएसवाई की सड़कें दी। सर डिप्टी सीएम की सिक्योरिटी छीन ली, वो हर रोज उसी पे चर्चा करते हैं, मेरी सिक्योरिटी ले ली, सिक्योरिटी ले ली, मैंने एलजी के खिलाफ बयान दिया, मेरी सिक्योरिटी ले ली, अभी तो मैंने शुरुआत ही की थी, मेरी सिक्योरिटी ले ली। मुझे नहीं लगता जितनी सिक्योरिटी डिप्टी सीएम के पास है और किसी के पास है। मैं भी लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरे पास देखिए एक जिप्सी जो पूरी चलती भी नहीं है। मेरे को, हाँ आप देखिए मेरे पास कितने एस्कॉर्ट्स कितने हैं। मैं जब उनको देखता हूँ, वो सिविल वर्दी वाले, पैंट कोट वाले अलग होते हैं, वो जो हाथ में अलग से वो ब्रीफकेस टाइप वाले अलग होते हैं, वो धक्का देने ये वो अलग से होते हैं। इतनी गाड़ियां, जैमर, ये चलता है, और क्या चाहिए एक सिक्योरिटी। अच्छा, ठीक है, एक आखिरी सवाल है, इस कन्वर्सेशन को एंड करते हैं। होम मिनिस्टर साहब आए थे जम्मू में, आपको पता तवी फोर्थ ब्रिज पे होम मिनिस्टर साहब के लिए कहा उमर अब्दुल्ला साहब ने कि मैं आगे तो जाने का शौक नहीं रखता हूं, मुझे आदत नहीं है धक्के शक्के मारकर मैं आगे जाके होम मिनिस्टर के साथ खड़े हो जाऊं। सुनील शर्मा जी को आदत है, उन्होंने मुझे धक्का शक्का मारा और वो जाके आगे खड़े हो गए कैमरा में आने के लिए। तो मुझे शौक नहीं था, मैं वहां पीछे रुका हुआ था और मैंने बाद में राजभवन में आराम से मीटिंग की। मुझे ये शौक नहीं कि मैं जाके सबके सामने फ्रंट पे खड़े रहूं। जो उनके वो सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हुई थी, सच क्या है? देखिए, मैंने तब भी कहा था उमर अब्दुल्ला साहब को जम्मू में कोई रुचि नहीं है यहाँ पे, वरना चीफ मिनिस्टर को कोई रोक सकता है क्या सर? ये क्या छोटी बात कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर को कोई रोके, सवाल ही नहीं पैदा होता। और हम क्यों धक्का दें? मैंने धक्का देने की कोई मुझे आदत ही नहीं है। धक्का देने की आदत इस फैमिली को है, जिन्होंने बड़े बड़े दिग्गज, जिन्होंने पूरी उम्र लगाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम के लिए, उन सबको धक्का दे के उमर अब्दुल्ला साहब अंग्रेजी पढ़ के मुंबई से आए तो सीधे बिठा दिया। धक्का देने की आदत वहां है। एक और जनरेशन, 2 बच्चे अभी पूरी तरीके से अभी बेचारे संभल भी नहीं पा रहे हैं। सब इस वक्त जितने भी स्टालवार्ड्स हैं उनको धक्का देके इनके आगे कर दिया है। धक्का वो होता है, धक्का ये नहीं कि जहां पे आपके बड़े व्यक्ति आ रहे हो और आप पीछे खड़े हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मेरे गृह मंत्री आए हैं, मैं उधर पीछे खड़े रहूंगा? नहीं, उनके साथ खड़े रहूंगा, उनको बताऊंगा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो चीफ मिनिस्टर थे, उनको आना चाहिए था, आगे बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट शो नहीं की जम्मू के लोगों के लिए। जम्मू के इस फ्लड के लिए कोई इंटरेस्ट शो नहीं की। वो पता नहीं कुछ काजू बादाम पीछे खा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आधे घंटे का ये इंटरव्यू पूरे ब्रीफ में हुआ। हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा जो पॉडकास्ट आने वाला है जम्मू कश्मीर का, उस पॉडकास्ट में ज़रूर मेहमान ख़ुसूसी होंगे सुनील शर्मा जी, और वो पॉडकास्ट 1 घंटे का होगा और जिस दिन भी होगा आपसे एक लंबी तफसील में बात होगी और आप तक सारी बातें पहुंचाई जाएंगी। फिलहाल जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है और जो हमें आप तक पहुंचाना था वो हमने आप तक पहुंचा दिया है। अब जज जो है वो जम्मू कश्मीर के ऑडियंस है, आप डिसाइड करें और अपनी राय ज़रूर दें।